4 दिसंबर 2018 22:45 घंटे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। गहरी रात के अंधेरे में दुबई से विमान एक संदिग्ध यात्री के साथ उतरा। साथ में रॉ एजेंट अपने बॉस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA चीफ अजय डोभाल को फोन लगाया। मिशन कामयाब हुआ सर, वो हमारे पास है। अगले दिन उस रहस्यमय आदमी का चेहरा सभी अखबारों में छपा। अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर सौदे का बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। CBI और ED ने उससे लगातार सवाल किए और सरकार को 400 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया। कौन है ये AP CM और PG जो तुमने पर्ची पर लिखा था, बताओ। मैं ये ऐसे हाथ से नहीं लिख सकता, मैं डिस्लेक्सिक हूँ। डिस्लेक्सिया से पीड़ित को पढ़ने, लिखने, स्पेलिंग या बोलने में कठिनाई हो सकती है। ये कहानी शुरू होती है 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, जब तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को सियाचिन की यात्रा करने की अक्सर जरूरत पड़ती थी। सर, ये हेलीकॉप्टर पुराने हैं और 2000 मीटर से ऊंचे नहीं उड़ सकते। हमें नए की आवश्यकता है जो 6000 मीटर तक की उड़ान भर सके। 6000 मीटर ऊंचाई की जरूरत IAF ने इसलिए मांगी थी क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर 5400 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 16000 फीट पर है। लेकिन रक्षा मंत्रालय की इस ऊंचाई की आवश्यकता सिर्फ एक हेलीकॉप्टर पूरा कर सकता था, यूरोकॉप्टर EC-225। तब के IAF चीफ S कृष्णास्वामी विकल्पों की कमी से खुश नहीं थे, क्योंकि ये सेना के लिए नहीं पर VVIP परिवहन के लिए है, हमें PMO से राय लेनी चाहिए। वाजपेयी तत्कालीन NSI चीफ, PM और राष्ट्रपति शायद ही कभी 4500 मीटर से ज्यादा ऊपर उड़ते होंगे, हमें SPG से सलाह लेनी चाहिए। SPG या विशेष सुरक्षा समूह का जनादेश VVIP की सुरक्षा करना है। उनका नजरिया अलग था। ऊंची उड़ान की बजाय हमें कैबिन की ऊंचाई ज्यादा चाहिए ताकि हमारे सुरक्षा कर्मी सीधे खड़े हो सकें। 2004 में सरकार बदली और 2 साल के बाद नए एयर चीफ SP त्यागी ने विभिन्न मैन्युफैक्चरर्स को अंतिम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा। हमें 12 हेलीकॉप्टर खरीदने की आवश्यकता है जो कि 4500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सके। अगले 2 सालों में हेलीकॉप्टरों की टेस्ट की गई, लेकिन भारत में नहीं, जैसा कि होना चाहिए था। पर प्रक्रिया के उल्लंघन में अमेरिका और ब्रिटेन में हुई। अमेरिकी निर्मित सिकोर्स्की S-92 हेलीकॉप्टर 4500 मीटर तक उड़ सकते थे, लेकिन इंजन की पूरी शक्ति के इस्तेमाल करने से ये IAF को मंजूर नहीं था। दिलचस्प बात तो ये है कि जुलाई 2009 में अमेरिका के हिलरी क्लिंटन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से उन हेलीकॉप्टरों की सिफारिश की। भारत 101 क्यों खरीद रहा है? अमेरिका ने तो इसे फिजूल खर्च मानकर रद्द कर दिया था। रूस के रोसबोरोन एक्सपोर्ट को अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने Mi-172 हेलीकॉप्टर के लिए अनिवार्य ईमानदारी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। संयोग से पिछले साल भारत ने S-400 मिसाइलें उसी रूसी कंपनी से खरीदी। इस पर बिस्बो की कहानी जरूर देखें। घूम फिर कर 2010 में ब्रिटेन के अगस्ता वेस्टलैंड का AW101 हेलीकॉप्टर, जो इटली के दूसरे बड़े औद्योगिक समूह फिनमेकेनिका का हिस्सा है, 3546 करोड़ रुपए में 12 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए चुना गया। बदनसीबी से 2012 में इतावली जांचकर्ताओं की खोज के दौरान कई रिश्वत से जुड़े मामले उनके रडार पर नजर आए। फिनमेकेनिका कर्मचारी लोरेंजो बोगोनी ने यह खुलासा किया। पूर्व CEO ग्यूपेस ओर्सी ने भारत के अनुबंध को प्राप्त करने के लिए 2 बिचौलियों को पैसे दिए, गुइडो हेस्के और क्रिश्चियन मिशेल। गुइडो हेस्के को रिश्वतखोरी के आरोप में तुरंत और ओर्से को 1 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि UK के नागरिक मिशेल जाल से बचकर दुबई में रहने लगे। गिरफ्तार होने पर गेयुसेप्पे ओर्सी ने सब उगल डाला। हेस्के के पार्टनर ने त्यागी के चचेरे भाइयों जूली त्यागी, संदीप और डोरका को पैसे या तो व्यक्तिगत रूप से या स्विट्जरलैंड बैंकों के खातों में भुगतान किया गया है। ओर्सी के मुताबिक त्यागी की भारत, मॉरिशस और ट्यूनिशिया कंपनियों ने फिनमेकेनिका को ऐसे कामों के लिए चालान दिए जो कभी हुए ही नहीं, और इस तरह से वो पैसे हजम कर गए। जैसा कि सोचा था, त्यागी ने अपनी निर्दोषता का दावा किया। सौदा 2010 में हस्ताक्षर हुआ, जबकि मैं 2007 में ही रिटायर हो चुका था। मेरे एयर चीफ बनने से पहले ही उड़ान ऊंचाइयों तक तय हो चुकी थी। स्विट्जरलैंड की पुलिस ने भारत सरकार को एक कागज सौंपा जो शायद मिशेल ने खुद अपने हाथों से लिखा था, जहां जांचकर्ताओं का मानना है कि CAF का मतलब है
चीफ ऑफ एयरफोर्स। स्विस पुलिस ने ये कागज हैशके की मां के घर से खोज के दौरान ढूंढ निकाला। हैशके का कहना है कि पर्ची उन्होंने लिखी थी, लेकिन मिशेल के आलेख पर। कागज वैसे भी मूल दस्तावेजों की एक फोटोकॉपी है, जो कानून के मुताबिक ठोस प्रमाण के रूप में नहीं मानी जा सकती। कुछ नोटिंग में आर और बिग मैन लिखा हुआ है, जो कुछ लोगों का मानना है कि वो राहुल गांधी पर इशारा है, और जहां एपी और फैम लिखा है, अहमद पटेल हो सकते हैं, गांधी परिवार के करीबी सहयोगी। लेकिन इतावली सरकार ने भारत की मूल कागज के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और वहां की अदालत ने फोटोकॉपी पर भरोसा करने से इनकार करते हुए 2016 में ओरसी को बरी कर दिया। भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं है। जो आरोप भारतीय आईएएफ प्रमुख पर है कि उन्होंने ऊंचाई की प्रक्रिया बदली, काल क्रम के अनुसार असंभव है। इटली में ओरसी के बरी होने के बावजूद भारत में आरोप खत्म नहीं हुए। सीबीआई ने विशेष अभियोजक दविंदर पाल सिंह के अनुसार मिशेल ने 1996 से 2013 के बीच 300 बार भारत का दौरा किया। आखिरी बार ओरसी की गिरफ्तारी से ठीक पहले। फिन मैकेनिका के इतावली कनेक्शन और मिशेल के पिता वॉल्फगैंग मैक्स रिचर्ड के 1970 के दशक में गांधी परिवार के साथ रक्षा सौदे के संबंध आग में और घी डालने का काम किया। तब तक भारत के पास 12 में से 3 हेलीकॉप्टर आ चुके थे, पर कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने सौदे को फिर भी रद्द किया। नई मोदी सरकार ने इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से जीवित रखने की कोशिश में इन पुराने आरोपों को फिर से खोद निकाला। पहली गिरफ्तारी वकील गौतम खेतान की हुई। दुबई स्थित चावल निर्यात करने वाली कंपनी KRBL के स्वतंत्र निदेशक, जिनके माध्यम से धन की लूट हुई। सितंबर 2015 में सीबीआई कोर्ट ने मिशेल के खिलाफ एक अनसीमित गैर जमानती वारंट निकाला। मिशेल के मुताबिक सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने दुबई में मिलने पर उन्हें धमकी दी, मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दूंगा। मिशेल ने जवाब में भारतीय पीएम को खत लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सीबीआई या ईडी के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन भारत के बाहर किसी भी दूसरे देश में भारत में प्रक्रिया सालों चलती है और मुझे डर है कि मैं वहीं फंसा रहूंगा। भारत सरकार ने उस पत्र को नजरअंदाज करते हुए 1 साल बाद इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आम तौर पर आसान नहीं, भले ही हम समझें कि विजय माल्या वापस भेजे जाने से कुछ ही कदम दूर हैं, लेकिन भारत आज तक दूसरे अपराधियों को प्रत्यर्पित करने में काबिल नहीं रहा है। बिस्बो की कहानी देखें। इतना ही नहीं, मिशेल यूएई में रहने वाला जरूर था, लेकिन ब्रिटेन का नागरिक है। दुबई बिना उचित प्रक्रिया के दूसरे देश के नागरिकों को प्रत्यर्पित करने का कोई अधिकार नहीं रखता। तो ये चमत्कार हुआ कैसे? जाहिर तौर पर मिशेल का प्रत्यर्पण भारत को मुआवजे में दिया गया। 33 साल की अमीराती राजकुमारी शेखा लतीफा बिनते मोहम्मद अल मखतूम को वापस भेजने के बदले में। वे दुबई शासक की बेटी हैं, जिन्होंने घर से भाग जाने के लिए अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर एक फ्रांसी व्यापारी हरवे याउब्रेड की भावनाओं से खिलवाड़ किया। मैंने जीवन भर अत्याचार सहे हैं। महिलाओं के साथ यहाँ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। मेरे पिता वो नहीं कर सकते जो वो हम सभी के साथ करते आए हैं। ये दुख भरी कहानी पूर्व नौसेना अधिकारी बिना हिचकिचाहट मान गए। वे खुद 2011 में अपना धंधा बिगाड़ने के बाद दुबई अधिकारियों को चकमा देकर भाग निकले थे। वे अपने आप को औरत का रूप देकर तैयार हुए और स्कूबा डाइविंग करते हुए वे एक ठहरती हुई नाव की ओर तैरे, जो उन्हें भारत ले आई। उन्होंने लतीफा के लिए उसी तरह की योजना तैयार की। 4 मार्च 2018 को राजकुमारी और उसकी सहेली टीना जोहिन अमीरात की सीमा पार करके ओमान के समुद्र तट की ओर चले, जहां से वे जेट स्की और एक हवा भरी नाव में सफर करते हुए 26 मील की यात्रा अंतर्राष्ट्रीय पानियों की तरफ रवाना हुए, जहां याउब्रेड अपने अमेरिकी रजिस्टर्ड नौका नॉस्टोमो में उन दोनों का पूरी तैयारी के साथ इंतजार कर रहा था, ताकि वो तुरंत भारत की ओर निकल सकें। अमीर को जब ये एहसास हुआ कि वो कहां जा रहे थे, तो उन्होंने भारत को फोन लगाया, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मौके की नजाकत को समझते हुए भारत के प्रतिभाशाली एनएसए चीफ अजित डोभाल ने भारतीय तटरक्षक बल को गोवा में सवार होने का आदेश दिया और राजकुमारी को उसके पिता को सौंप दिया गया। इसलिए जब डोभाल की बारी आई अपने एहसान की कीमत मांगने की, हमें दुबई में रहने वाला एक शख्स चाहिए, मिस्टर क्रिश्चियन मिशेल। यूएई के शासक ने अपना कर्ज चुकाया।
इस बीच मिशेल को खुद के हाथों से सभी जवाब लिखने पड़ रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो वाकई डिस्लेक्सिक है जैसा कि उन्होंने दावा किया था, और अगर स्विस कागज की लिखावट उसके साथ मेल खाती है। भारत ने अब दुबई से एक और व्यक्ति को प्रत्यर्पण किया है, राजीव तलवार, जो अभियोग के साथ मिल गए। मैं ईडी को सब बताऊंगा, किसने क्या खाया और कहां छुपा। सीबीआई का ये भी मानना है कि राफेल की जगह यूरोफाइटर जेट को ढकेलने की कोशिश में मिशेल ने 18 भारतीय कंपनियों को 40 करोड़ रुपए खिलाया। राफेल सौदे पर बिस्बो की कहानी देखें। ईडी ने फ्रांस से अनुरोध किया है कि पेरिस में एक 6 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट को जब्त कर लें जब तक मसला भारत में तय न हो जाए, क्योंकि उनका दावा है कि घर घोटाले के पैसों से खरीदा गया था। मिशेल की आशंका सच निकली कि उन्हें कानूनी दांव पेच में अटकाया जाएगा और अब तक वो सलाखों के पीछे बंद है, बावजूद इसके कि कानून के तहत उसे अधिकतम 60 दिन तक ही हिरासत में रखा जा सकता है। सफेद पोश या व्हाइट कॉलर अपराधों के आरोपियों के साथ रखने की बजाय उन्हें 16 कश्मीरी अलगावादियों और अन्य कठोर अपराधियों के वार्ड में रखा गया है, जहां उसके बगल वाला कैदी गैंगस्टर छोटा राजन है। हालांकि अधिकारी उसकी देखभाल ठीक तरह से कर रहे हैं और रोजाना चिकित्सक जांच की जा रही है। सह मुलजिम गौतम खेतान को जनवरी में फिर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में उनकी 8.5 करोड़ की संपत्ति और 6 विदेशी बैंक खातों को सील कर दिया गया, जो उन्होंने आयकर को बताना भूल गए थे। अब तक तो कोई सबूत सामने नहीं आया है जो गांधी परिवार को अगस्ता वेस्टलैंड सौदे से जोड़ सके। लेकिन क्या धमाका खुलासे को ये चुनाव के पहले सही मौके की ताक में है? निश्चित रूप से हुकुम की रानी का इस्तेमाल राजनीतिक करने के बदले एक बेहतर मौके पर उपयोग के लिए रखा जा सकता था। बिस्बो की शायरी। चौपर के सौदे में हुए न जाने कितने झोल, खोले अपना मुंह मिशेल तो खुल जाए कितनों की पोल। वीवीआईपीज़ के लिए तो कल बन जाए कितने जहाज, पर देश सुरक्षा पहले उन्हें जो खड़े हुए सरहद के पास। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।